चलो हम लोग मतलब एक वीडियो में मैंने जब रैम्प फंक्शन के बारे में बताया था, रैम्प फंक्शन के बारे में जब मैंने बताया था तो उसका रिप्रेजेंटेशन मैंने कंटिन्यूअस टाइम में किया था, डिस्क्रीट टाइम में नहीं किया था। तो चलिए उसको डिस्क्रीट टाइम में हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए रैम्प फंक्शन, रैम्प का मतलब क्या होता है हमें पता है, स्लोप, राइट। रैम्प का मतलब क्या होता है, स्लोप होता है। तो हमें डिस्क्रीट टाइम में अगर स्लोप को रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे, इधर हमारा n हो जाएगा और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, x ऑफ n, ठीक है। तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे, एक स्लोप हमें बनाना है। तो यहाँ पे मान लेते हैं ये एक इंस्टेंस हुआ, n का एक वैल्यू हुआ, यहाँ पे एक n की वैल्यू हुई, फिर यहाँ पे एक वैल्यू हुई, फिर मान लेते हैं यहाँ पे एक वैल्यू हुई, फिर यहाँ पर एक वैल्यू हुई और यहाँ पर एक वैल्यू हुई। चलो ऐसा मान लेते हैं। तो ये देखिए, ये इसको अगर हम लोग ज्वाइन करेंगे तो ये एक स्लोप जैसा ही बन जाएगा, राइट। ये आपको समझ में आ रहा होगा कि एक स्लोप जैसा ही बन रहा है। तो ये हो जाएगा हमारा रैम्प। तो रैम्प को हम लोग डिनोट करते हैं, इसको ना हम लोग x ऑफ n से नहीं लिखते हैं, इसको हम लोग डायरेक्टली, इसका एक अलग सा नाम दिया गया है जिसका नाम है, जो है क्या, r ऑफ n, राइट, r ऑफ n। तब मुझे बताइए कि रैम्प को हम लोग जब कंटिन्यूअस टाइम में लिखते थे तो कैसे लिखते थे। कंटिन्यूअस टाइम में जब हम लोग रैम्प को लिखते थे तो क्या था, r ऑफ t की दो वैल्यूज़ हुआ करती थी, एक ग्रेटर देन ज़ीरो थी, एक लेस देन ज़ीरो थी, और दूसरा यहाँ पे मैं अपने हिसाब से लिखता था इक्वल टू ज़ीरो। तो अगर ग्रेटर देन ज़ीरो है t या t इक्वल टू ज़ीरो है तो क्या होती थी, वैल्यू t होती थी, और अगर t ज़ीरो से छोटी है तो ज़ीरो हो जाती थी। तो इसको अगर हम लोग डिस्क्रीट टाइम में लिखने की कोशिश करें तो क्या होगा, t की जगह बस n हो जाएगा। सो r ऑफ n लिखेंगे ऐसे कुछ इस तरह से। यहाँ पे भी आपके कुछ वैल्यूज़ आएंगे, एक n की वैल्यू ज़ीरो से बड़ी होगी, दूसरी n की वैल्यू ज़ीरो की इक्वल होगी, और एक क्या होगा, n की वैल्यू ज़ीरो से छोटी होगी। अगर n की वैल्यू ज़ीरो से छोटी होगी तो यार ज़ीरो लिखेंगे, अगर n की वैल्यू ज़ीरो से बड़ी होगी या ज़ीरो की इक्वल होगी तो n लिखेंगे। तो ये हो गई हमारी डिस्क्रीट टाइम में रैम्प सिग्नल का रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। कैसे दिखता है डिस्क्रीट टाइम में वो भी दिखा दिया, और डिस्क्रीट टाइम में इसका इक्वेशन कैसे लिखते हैं मैंने वो भी आपको दिखा दिया, ठीक है। अच्छा, अब हमें नेक्स्ट क्या देखना है, नेक्स्ट हमें जो देखना है वो है आपका यूनिट स्टेप फंक्शन, ठीक है। यूनिट स्टेप फंक्शन, आइए ये वाला देखते हैं। तो यूनिट स्टेप फंक्शन जो है इसको हम लोग कैसे करेंगे, राइट। तो जो हमारा यूनिट स्टेप फंक्शन है ये हमारा कैसा दिखता है, कंटिन्यूअस टाइम में तो हमें पता है कैसा दिखता है, फिर भी मैं बना देता हूँ कंटिन्यूअस टाइम में कैसा दिखता है। तो अगर ये हमारा, एक सेकेंड, तो रैम्प की बात कर, यूनिट स्टेप फंक्शन की बात करते हैं तो क्या होता है, यूनिट स्टेप मतलब एक स्टेप आगे जाएगा, एक स्टेप यानी ज़ीरो से मान लेते हैं वन पे जाएगा, ठीक है। तो कंटिन्यूअस टाइम में ये कुछ ऐसा दिखता था, इस सिग्नल को, ये हमारा टाइम था और ये हमारा सिग्नल इस साइड में xt से हम रिप्रेजेंट करते थे, और ये बेसिकली हमारा क्या होता था, ut होता था, राइट, ut होता था। तो कंटिन्यूअस टाइम में यूनिट स्टेप क्यों बोलते हैं, बिकॉज देखिए मैंने यहाँ पे ज़ीरो से वन यानी एक स्टेप कवर किया है, इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, यूनिट स्टेप, ठीक है। अच्छा, अब इसका हम लोग कंटिन्यूअस टाइम में इसका रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, ठीक है। सो u ऑफ t, यहाँ पे भी आपके दो होंगे, या तो t की वैल्यू ज़ीरो से बड़ी होगी या t की वैल्यू ज़ीरो से छोटी होगी, और दूसरी क्या होगी, t की वैल्यू ज़ीरो के इक्वल होगी, ठीक है। ये होती थी, ये आपको याद होगी। तो अगर t की वैल्यू ज़ीरो से छोटी होगी तो वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो। अगर t की वैल्यू ज़ीरो से बड़ी होगी तो ऑब्वियसली ये यूनिट स्टेप फंक्शन है यानी यूनिट वैल्यू होगी, ठीक है। यूनिट स्टेप फंक्शन यानी यूनिट वैल्यू, यूनिट यानी क्या, वन, ठीक है, ऐसा हो गया। अब इसको ही अगर हम डिस्क्रीट टाइम में देखें तो कैसा होगा, तो बेसिकली आप t की जगह क्या सब्सटीट्यूट करोगे, n सब्सटीट्यूट करोगे, राइट। सो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, x ऑफ n हो जाएगा। सो यहाँ पे आपका ज़ीरो है, यहाँ पे आपका वन है, राइट। तो यहाँ पे कैसे होगा बताओ, यहाँ पे हमारा मान लेते हैं ये पहला वाला है, फिर ये दूसरा वाला है, ये तीसरा वाला है, ये चौथा वाला है, ये 5 नंबर वाला है और ये 6 नंबर वाला, ऐसा है।
सो यहाँ पे n की वैल्यू 1 होगी, यहाँ 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी और 6 होगी। तो इसको ये देखिए, इसको अगर हम लोग ये जो पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं ऊपर ऊपर यहाँ पर, अगर इनको ज्वाइन करेंगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन जैसा ही बन रहा है, लेकिन ये डिस्क्रीट टाइम में हम क्या करते हैं, अलग अलग इंस्टेंसेस लेते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे अलग अलग पॉइंट्स हमें मिल रहे हैं। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे भी आपका 0 से 1 देखिए यूनिट स्टेप चल रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर हम लोग इक्वेशन बनाते हैं तो ये क्या होगा, u ऑफ n से हम इसको डिनोट करेंगे, u ऑफ n से हम इसको डिनोट करेंगे, तो इसके भी दो ही वैल्यू होंगे, या तो n की वैल्यू 0 से बड़ी होगी या 0 के इक्वल होगी, और दूसरा क्या केस होगा, n की वैल्यू 0 से छोटी होगी। अगर आपकी n की जो वैल्यू है वो 0 से छोटी है तो हम 0 लिखेंगे, और अगर n की वैल्यू 0 से बड़ी है या 0 की इक्वल है तो हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। तो इस तरह से हम लोग यूनिट स्टेप फंक्शन को कंटिन्यूस टाइम और डिस्क्रीट टाइम दोनों में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब यूनिट इम्पल्स फंक्शन को हम देखते हैं। ठीक है, यूनिट इम्पल्स फंक्शन एक्चुअली में बात क्या है कि सो यूनिट इम्पल्स फंक्शन, मैंने इसका जो कंटिन्यूस टाइम रिप्रेजेंटेशन है वो मैंने पिछले किसी एक वीडियो में मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेकिन क्या है कि अगर मुझे डिस्क्रीट के बारे में बताना है तो मुझे एक बार कंटिन्यूस टाइम आपको बताना ही पड़ेगा। अगर मैं वो नहीं बताया तो आपके दिमाग में घुसेगा नहीं बात, डिस्क्रीट में मैंने कैसे लिख दिया आप पूछोगे। ठीक है, तो इसीलिए जो भी है, तो यूनिट इम्पल्स फंक्शन की बात अगर करते हैं तो कंटिन्यूस टाइम में ये कुछ ऐसा दिखता है। मान लेते हैं ये हमारा t है, ये 0 है, और ये क्या है आपका x ऑफ t है, और मान लेते हैं ये 1 है। सो ये 0 से 1 तक ऐसा आपका है। ठीक है, ये बेसिकली आपका जो है यूनिट इम्पल्स फंक्शन है, ये वाला आपका यूनिट इम्पल्स फंक्शन है। ठीक है, तो यूनिट इम्पल्स फंक्शन इतना ही है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा यूनिट इम्पल्स फंक्शन। अब इसको अगर हम लोग कंटिन्यूस टाइम में रिप्रेजेंटेशन देखते हैं तो वो क्या हो जाएगा, इसको हम लोग डेल टी से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे दो कंडीशंस होते हैं, या तो t 0 के इक्वल नहीं है, और दूसरा क्या है, t 0 के इक्वल है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, ध्यान से देखना, जो यूनिट इम्पल्स फंक्शन है वो कुछ ऐसा होगा, अगर t 0 के इक्वल नहीं है तो 0 हो जाएगी, और अगर t 0 के इक्वल है तो हम क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी डेल टी डी टी। ठीक है, अगर t की वैल्यू 0 की इक्वल है, इसको मैं थोड़ा और पास में लिख देता हूँ, t की वैल्यू 0 के अगर इक्वल है तो हम लोग ये लिखेंगे। ठीक है, और t की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है तो t इक्वल टू 0 लिखेंगे। ठीक है, और अगर इसको ही हम लोग डिस्क्रीट टाइम में अगर इसका हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें तो कैसा होगा, ये बेसिकली यहाँ पे क्या है, 0 से n है। ठीक है, तो आपका ये यूनिट इम्पल्स है, यानी एक पॉइंट तक जाएगा। सो ये हमारा 1 है, तो ये बेसिकली हमारा क्या हो गया, डिस्क्रीट टाइम में यूनिट इम्पल्स हो गया। अब यहाँ पे आपका कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे आपका कुछ भी हो सकता है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, बस आपका यहाँ पे एक ऐसा लाइन है, तो ये हो जाएगा आपका यूनिट इम्पल्स फंक्शन। तो अगर मैं डिस्क्रीट टाइम की बात करता हूँ, तो यहाँ पे थोड़ा फंक्शन अलग हो जाता है। ठीक है, इसको हम लोग u ऑफ n से डिनोट, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं इसको डेल ऑफ n से डिनोट करूँगा, है ना। तो बस t की जगह n बैठाना है, और तो कोई बात नहीं है, और थर्ड ब्रैकेट में लिखना है ऐसे। तो यहाँ पे भी आपके दो वैल्यू होंगे, या तो n की वैल्यू क्या बोलते हैं 0 के इक्वल होगी, या n की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होगी। अगर इक्वल नहीं है तो 0 हो जाएगी। ठीक है, अगर इक्वल नहीं है तो 0 हो जाएगी, और अगर इक्वल है तो 1 हो जाएगी। क्लियर, इक्वल है तो 1 हो जाएगी। सो बेसिकली ये तीन चीज़ें थी जो हमें डिस्क्रीट टाइम में भी समझनी थी, और मैंने समझा दिया। अब अगले वीडियो में मैं देखता हूँ आपको कोई अच्छा टॉपिक अगर मिलता है सिग्नल सिस्टम समझाने में, तो मैं वो आपको समझा दूँगा, आप टेंशन मत लीजिए। सो बेस्ट ऑफ लक।